हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान के इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ऐसे एग्जाम जिनमें साइंस से क्वेश्चन आता है, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, बिहार पुलिस हो, बिहार शिक्षक भर्ती हो, बिहार एएनएम जेएनएम हो, कोई भी एग्जाम जहां से साइंस से क्वेश्चन आता है, उन एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, आपको आपके इसी चैनल पे एक पोल दिया गया है जिसमें आपसे पूछा गया आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पोल में दिए गए ऑप्शन के अनुसार किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो पोल में आप पार्टिसिपेट करिए। अगर कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके इसी चैनल पे आप ही लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण सुझाव भी देते हैं और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया है। अगर आप भी आज के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर देंगे तो अगले वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि किन किन ने आंसर दिया है पिछले क्वेश्चन का। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिहार स्पेशल का क्लास जो हुआ था उसमें काजल कुमारी ने जवाब दिया था। एमएम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ने निकी सिंह ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाइए। निकी सिंह ने भी जवाब दिया था पटना। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब पटना था और इन लोगों का जवाब बिल्कुल सही था। इस तरह आप भी कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो यही था कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है। ये हमारा पिछले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन था और इसका जवाब था फास्फोरस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए और इसी चैनल पे हिस्ट्री ज्योग्राफी बिहार जी के सारे जो हैं क्वेश्चन हो रहे हैं, आप उन्हें भी जरूर देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में बीज हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। सफेद नीलम, मोइसाइनाइड, ग्रेफाइट, क्यूबिक जिरकोन जिसे सीजेड कहते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। प्रयोगशाला में हीरे को विकसित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं और प्रयोगशाला में हीरा बनाने के लिए इसी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय यानी कि बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। सफेदा जिसे व्हाइट लेड कहते हैं, सिंदूर लेड, लिथार्ड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिक लेड जो है उसका व्यापारिक नाम सफेदा या फिर व्हाइट लेड के नाम से जाना जाता है। इसी को बेसिक लेड कहा जाता है। सफेदा या व्हाइट लेड को ही बेसिक लेड कहा जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है PbOH का होल टॉइस, PbOH का होल टॉइस इंटू 2PbCO3। ये सीसा या बेसिक लेड का, सफ़ेद सीसा या बेसिक लेड का रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है, PbOH का होल टॉइस, OH का होल टॉइस इंटू 2PbCO, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जो बेसिक लेड है ये पेंट में सफ़ेद रंग द्रव्य के रूप में यूज किया जाता है। साथ ही साथ यह जीवाणु रोधक गुण होने के कारण सौंदर्य प्रसाधनों में भी यूज किया जाता है। ऐसी चीज़ें जो हम सौंदर्य प्रसाधन के रूप में यूज करते हैं, जैसे लिपस्टिक हो गया, क्रीम हो गया, इन सब में भी इसका यूज किया जाता है बेसिक लेड का, या जिसे सफ़ेद सीसा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बने लवण का पीएच क्या होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को जब मिला देंगे तो क्या होगा। देखिए, प्रबल अम्ल है तो वो जाहिर सी बात है अपनी ओर आकर्षित करेगा। दुर्बल क्षार है तो ये अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। अगर अम्ल है तो उसका पीएच 7 से कम होगा। हम लोगों ने पीएच स्केल देखी थी जो 1 से लेकर 14 तक होती है, जिसमें 7 पे न्यूट्रल होता है। अगर 7 से इधर जाएंगे तो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा जाएंगे तो क्षारीय होगा। अगर वो प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो जो प्रबल होगा वो अपनी तरफ ही पीएच को ज़्यादा खींचेगा, यानी कि उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। सिरका,
हल्दी, खाने का सोडा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल और क्षार के संकेतक होते हैं, कुछ कृत्रिम संकेतक होते हैं, कुछ प्राकृतिक संकेतक होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो सिरका दिया, हल्दी दिया, खाने का सोडा, इसमें जो हल्दी है ये प्राकृतिक संकेतक है अम्ल और क्षार का। हल्दी क्या है? प्राकृतिक संकेतक है। कुछ कृत्रिम संकेतक भी होते हैं, जैसे कि जो किसी चीज़ से मिला के मानव द्वारा बनाए जाते हैं, वो कृत्रिम संकेतक होते हैं, जैसे लिटमस पेपर। और कुछ प्राकृतिक संकेतक होते हैं, जैसे हल्दी हो गया। हल्दी के अलावा और भी प्राकृतिक सूचक होते हैं, जैसे लाल बंद गोभी हो गया, गुड़हल का फूल हो गया। ये सब प्राकृतिक सूचक होते हैं। और कृत्रिम सूचक क्या होते हैं? जैसे कि लिटमस पेपर जो बायो में बनाया जाता है, वो कृत्रिम सूचक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है अम्ल और क्षार का संकेतक क्या है। तो इन ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हल्दी। हल्दी जो है वो अम्ल और क्षार का संकेतक है। हल्दी ना देकर अगर आपको लाल बंद गोभी का पत्ता दिया होता या फिर गुड़हल का फूल दिया होता, ये सब भी संकेतक होते हैं अम्ल और क्षार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना है, अगर उस पर क्लोरीन गैस से क्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विरंजक चूर्ण। शुष्क बुझे हुए चूना जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल टॉइस से अगर क्लोरीन यानी कि Cl2 की क्रिया कराने पर हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण। अगर आपसे पूछा जाए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। अब क्रिया कैसे होती है, आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं कि बुझा हुआ चूना CaOH का होल टॉइस प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन का जब रिएक्शन कराया जाता है तो CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर और H2O निष्कासित होता है। H2O क्या होता है? जल होता है। H2O क्या होता है? जल होता है, ये निष्कासित होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया कमरे के ताप में होती है। इसमें कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण होता है। अब आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देंगे कि कमरे का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जिसे कहते हैं, वो कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में सही जवाब देते हैं तो अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? नीले लिटमस को लाल में बदल देता है वॉशिंग सोडा का घोल, सिरका, बेकिंग सोडा का घोल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, विनेगर यानी कि सिरका। सिरका जो होता है जब नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ठीक है, जब लिटमस पेपर को अम्लीय पदार्थ में डुबाया जाता है तो यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अगर आप एक लिटमस पेपर लिए हैं और उसको अम्लीय पदार्थ में डुबाते हैं तो वो नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। जब लिटमस पेपर को क्षारीय में डुबाया जाता है तो यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब इसको याद करने का ट्रिक एक आपको बता रहे हैं। इसको याद करने का जो ट्रिक होता है वो आप ऐसे याद कर सकते हैं, छलनी। ठीक है, अम्ल और क्षार आपको ऑप्शन से खोजना होगा कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। ठीक है, जैसे बेकिंग सोडा क्या है? ये क्षार है। लेकिन बात करें सिरका की तो सिरका क्या है? अम्ल है, क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो सिरका अम्ल है। अगर वो क्षार है तो वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। लेकिन अगर अम्ल है, अनल से इसको याद कर सकते हैं। अगर अम्ल है तो वो नीले को लाल कर देगा। इसको कैसे याद करेंगे? अनल अगर अम्ल है तो नीले को लाल कर देगा, अगर क्षार है तो लाल को नीला कर देगा। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वॉशिंग सोडा का घोल। वॉशिंग सोडा का घोल अगर बात करें तो ये क्षार है तो ये लाल को नीला करेगा। सिरका क्या है? सिरका एक प्रकार का अम्ल है और यही हमारा सही जवाब है। अनल से इसको याद कर सकते हैं, अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देगा। ठीक है, और क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि नीले को लाल कौन सा करेगा, तो विनेगर यानी कि सिरका कर देगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक भाषा में रोमचा जिसे जंग कहते हैं, जिसे रस्ट कहा जाता है, वो क्या है? रस्ट का रासायनिक नाम क्या है पूछा है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें बीपीएससी जो है
वो क्वेश्चन टफ कभी नहीं देता है, लेकिन उसके आंसर ऐसे दे देता है, ऑप्शन ऐसे दे देता है कि वो बिल्कुल मिलते जुलते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हाइड्रोडेटेड फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दोनों मिलता जुलता नाम है, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड। जंग, जिसे रस्ट कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। सूखी बर्फ है, सूखी बर्फ क्या है? ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा है ड्राई आइस क्या है? सॉलिड नाइट्रोजन जिसे N2 कहते हैं, सॉलिड ऑक्सीजन यानी कि O2, या फिर सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी बर्फ कहा जाता है। ये क्वेश्चन TRE 3.01 टू 5th री एग्जाम 2024 में पूछा गया है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे नहीं है कि जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ना गए हों, और उनके एक्सप्लेनेशन से अगले एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। ठीक, सूखी बर्फ जो होती है, ड्राई आइस जो होती है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? CaO, FeO, ZnO यानी कि कार्बोनिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, CaO। ये क्या है? जल में घुलनशील है। ठीक है, कठोर धातु के ऑक्साइड या संक्रमण धातु ऑक्साइड जैसे तांबा, जस्ता, लोहा और क्रोमियम के ऑक्साइड अपनी क्षारीयता के कारण पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, जो संक्रमण धातु के ऑक्साइड होते हैं जैसे तांबा हो गया, जस्ता हो गया, लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया, इनके ऑक्साइड जो होते हैं ये अपनी क्षारीयता यानी कि क्षार होने के कारण ये पानी में नहीं घुलते हैं। तो FeO ये लोहे का ऑक्साइड है, ये भी नहीं घुलेगा। जिंक का ऑक्साइड यानी कि जस्ते का ऑक्साइड, ये भी नहीं घुलेगा। ये दोनों नहीं घुलेगा। घुलेगा कौन? CaO। CaO पानी में आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? नेपथलीन, कॉस्टिक सोडा, ग्लिसरॉल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लिसरॉल। साबुन उद्योग से ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, ये इसका उपजात है, इसका वेस्ट मैटर है। ठीक है, साबुन जब बनाते हैं, साबुन बनाने में जो उसका वेस्ट मैटर के रूप में निकलता है वो होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, जल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। एम्फोटेरिक अणु पूछा है और ये TRE 3.0 जो पेपर कैंसिल हो गया उसका क्वेश्चन है कि एम्फोटेरिक अणुओं में कौन सा शामिल है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जल। जो पेपर कैंसिल हो गया है उससे अगले पेपर में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप उनको कई बार पढ़ के जाइएगा जिससे आप भूलें नहीं। ठीक है, अगर आप बिहार टीचिंग परीक्षा, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे इसी चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटी और EVS, बिहार जी के सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उन्हें भी जरूर देखिए। ठीक है, PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जल। जल जो होता है ये एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अम्ल और क्षार के रूप में कार्य कर सकता है या अम्ल और क्षार दोनों को निष्क्रिय कर देता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है ये क्या करता है? ये अम्ल और क्षार दोनों को ही निष्क्रिय कर सकता है। जल जो है अगर आप अम्ल और क्षार में मिलाएंगे तो दोनों ही क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? सिंपल सा आपसे पूछा है कि कपूर जो है वो सॉलिड रूप में जब कपूर को रखा जाता है तो वो गैस में परिवर्तित हो जाती है बिना द्रव में परिवर्तित हुए। तो कपूर की जगह अगर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दे देगा जैसे नेपथलीन की गोली जो आप पब्लिक टॉयलेट में देखते होंगे या फिर आपके घरों में भी रखा होगा, नेपथलीन की गोली, ये और कपूर, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सॉलिड अवस्था में होती हैं और बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं और उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये जो क्रिया होती है इसे ऊर्ध्वपातन या उत्सादन कहा जाता है। अगर आपको ऑप्शन में ऊर्ध्वपातन नहीं दिया है, उत्सादन दिया है, तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि ऊर्ध्वपातन का ही सेकंड नाम उत्सादन होता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन तो जनरली सबको पता होता है, लेकिन अगर आपको उत्सादन दे दे तो भी आपको नहीं भूलना है क्योंकि ये आपका TRE
तैयारी 3.0 कैंसल्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पे ऑप्शन में ऊर्ध्वपातन नहीं दिया है, ऑप्शन में क्या दे दिया, उत्सादन दे दिया है। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। कपूर की जगह नेपथलीन हो गया, नेपथलीन भी आपका ऊर्ध्वपातन करता है। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव स्थित में रहने वाली धातु का नाम बताइए। पारा, ब्रोमीन, सोडियम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। पारा एक धातु है। बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन एक अधातु है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे लिक्विड अवस्था में रहता है। ठीक है, ब्रोमीन। लेकिन यहाँ पे जो पारा है, यहाँ पे धातु पूछा है, इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। पारा क्या होगा, ये कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु है। पारे को एक और नाम से जानते हैं, पारे का और नाम होता है जैसे क्विक सिल्वर। पारे को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, या उष्मा और विद्युत दोनों का ही सुचालक होता है। पारा क्या होता है, उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। पारे को इंग्लिश में मरकरी या फिर इसका जो फॉर्मूला होता है Hg होता है। ठीक है, Hg, इसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, या उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन मैंने बताया आपको, ब्रोमीन एक अधातु है और ये भी कमरे की ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को अगर आप खुले में रख देंगे या पानी में रख देंगे तो ये तुरंत क्रिया कर लेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसको सेफ रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये मिट्टी के तेल से रिएक्शन नहीं करता है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब जो होते हैं ये पानी और जो गैसेस होती हैं वायुमंडल में, हवा होता है, इनसे क्रिया करके जो है वो तुरंत ही क्रियाशील हो जाते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। लेकिन ये मिट्टी के तेल से क्रिया नहीं करता है। इससे रिलेटेड एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि वो कौन सी धातु है जो मिट्टी के तेल से क्रिया नहीं करता है, तो सोडियम। सोडियम वो धातु है जो मिट्टी के तेल से क्रिया नहीं करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड इज नॉर्मली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, विस्फोटक में, पेंट में, घोलकों में यानी कि सॉल्वेंट में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंट में। जिंक ऑक्साइड का यूज किस में किया जाता है, पेंट में साधारण रूप से जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिंक का फॉर्मूला हम सभी को पता है Zn, और इसी में ऑक्सीजन आके मिलेगा तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा ZnO। ये जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है और ये पेंट में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है, पेंट में यूज किया जाता है। साथ ही साथ जिंक ऑक्साइड जो होता है इसका और भी यूज किया जाता है, जैसे रबड़ उद्योग में, दवाओं के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड के पेंट पिगमेंट में, लेजर डायोड में, प्रकाश उत्सर्जक डायोड में भी यूज किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, रबड़ उद्योग में, दवाओं के निर्माण में, लेजर डायोड में, पेंट पिगमेंट में और प्रकाश उत्सर्जक डायोड के रूप में भी जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, उसका मतलब डेंसिटी या घनत्व, उसके कैलोरी मान, उसकी मात्रा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलोरिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है किसी ईंधन की दक्षता को उसके कैलोरिक मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, कोक, पेट्रोलियम, कोल तार, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा धातु निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोक। कोक का जो यूज है वो धातु निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुलिपिकरण समापन त्रिक होते हैं। अनुलिपिकरण यानी ट्रांसलेशन, ट्रांसमिशन, ट्रिपलेट क्या होते हैं, UAA, UAU, UGC, मोर ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, UAA। UAA जो होता है ये अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है, UAA। ठीक है, समाप्ति के लिए कोडान UAA और UGC है। अगर पूछा जाए समाप्ति के लिए कोडान कौन सा है, तो UAA और UGA है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है, द चीफ सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज, फल, विंटरग्रीन का ऑयल, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, पेट्रोलियम, मोर ऑफ एबव, नन ऑफ एबव।
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? पेट्रोलियम है। एरोमेटिक यौगिक वो यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु एक बंद वलय से जुड़े होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक यौगिक कौन होते हैं? जिसमें कार्बन परमाणु जो होते हैं वो बंद वलय से जुड़े होते हैं। इस वलय के प्रत्येक कार्बन परमाणु एक पाई इलेक्ट्रॉन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। एरोमेटिक यौगिकों में एक विशेष गंध होती है। इसकी जो सबसे अच्छी पहचान होती है एरोमेटिक यौगिकों की, कि उसमें एक विशेष गंध पाई जाती है, ठीक। इसका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम एक एरोमेटिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये आप देख सकते हैं 69th बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। इसमें आपको कलर दिया हुआ है और संयोजन दिया हुआ है कि किससे कौन सा संयोजन होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मैजेंडा क्या होगा? लाल और नीला रंग जब आपस में मिलाएंगे तो मैजेंडा कलर बनेगा। लाल और नीला रंग जब आपस में मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? मैजेंडा कलर मिलेगा। तो आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है लाल और नीला? मैजेंडा कलर बनाने के लिए लाल और नीला को मिलाएंगे, यानी कि ऑप्शन 2 से मैच होगा। टील रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो टील रंग जो होता है वो नीला, हरा और सफ़ेद रंगों के मिश्रण से बनता है। नीला, हरा और सफ़ेद को जब आप मिलाएंगे तो आपको टील रंग प्राप्त हो जाएगा। फिर दिया हुआ मोव रंग किससे बनता है? तो नीला, हरा और सफ़ेद के मिश्रण से मोव रंग बनता है। सियान जो होता है ये हरा और नीला से बनता है, सियान, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मैजेंडा को लाल और नीला, टील रंग नीला, हरा और सफ़ेद, मोव को नीला, हरा और सफ़ेद और सियान हरा और नीला से बनता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना उचित राय भी दीजिएगा, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के साथ दिखाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रतिक्रिया की दर को धीमा करने का इसमें से किसी का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। जो प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है उसे मंदक कहते हैं। मंदन जो होता है, मंदन के रूप में यूज क्या किया जाता है? तो D2O को मंदक के रूप में यूज किया जाता है। ये प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, अगर आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं मिली हुई है, प्योर वाटर है, तो वो बिजली का कुचालक होगा। लेकिन पानी में अगर आप किसी अशुद्धियों को मिला देते हैं, कोई भी अशुद्धि मिल जाए, चाहे वो नींबू का रस हो, संतरे का रस हो, नमकीन पानी हो, ये सब बिजली के सुचालक हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें बिजली का कुचालक, तो अगर प्योर वाटर है उसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है तो वो बिजली का कुचालक होता है, ठीक। अशुद्धियाँ मिल जाने पे क्या होता है? बिजली का सुचालक हो जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सही, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, विलयन, विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलयन की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? विलय का संगठन, विलायक की सांद्रता, विलय की सांद्रता या विलयन की सांद्रता? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विलयन की सांद्रता। क्या जाना जाएगा? विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? नायलॉन, टेरिलीन, ट्वीड या केवलार? ये 69th बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसको स्टार मार्क करिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा केवलर। केवलर जो होता है ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये गर्मी का प्रतिरोधी होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? गर्मी का प्रतिरोधी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि केवलर जो है ये कृत्रिम है या प्राकृतिक है, तो केवलर जो है एक प्रकार का कृत्रिम बहुलक है। कैसा है? पॉलीमाइड का एक कृत्रिम बहुलक है। ये कृत्रिम रूप से बनाया गया है, ठीक। और इसका यूज जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। ऑक्टेन संख्या क्या होती है? ऑक्टेन संख्या वो होती है जिसमें पेट्रोल की गुणवत्ता नापने के लिए इसका यूज किया जाता है, ऑक्टेन संख्या की, ठीक है।
अगर पेट्रोल शुद्ध है या अशुद्ध है, प्योर है या इम्प्योर है, ये जानने के लिए ऑक्टेन नंबर का यूज किया जाता है। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होगा, यानी कि जितना प्योर होगा, उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी अधिक होगी। आइसो ऑक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 100 तथा एन हेप्टेन में ऑक्टेन की संख्या 0 होती है। ठीक, किस में 0 होती है? एन हेप्टेन में ऑक्टेन की संख्या 0 होती है। वहीं अगर आपसे पूछ ले ऑक्टेन की संख्या 100 किस में होती है, तो आइसो ऑक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 100 होती है और एन हेप्टेन में ऑक्टेन की संख्या 0 होती है। पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए ऑक्टेन नंबर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहते हैं सुपोषण, जैव आवर्धन या फिर जैव संचय। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव आवर्धन। क्रमिक पोषक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। जैविक आवर्धन, रूपात्मक आवर्धन, तापजनक आवर्धन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका भी सही जवाब हो जाएगा जैविक आवर्धन, ऑप्शन ए। प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर अपघटनीय कीटनाशकों के संचय को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म क्या है? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, गर्म चश्मों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बिहार स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में आया था कि कोलीफॉर्म क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कोलीफॉर्म जो है, ये जो ह्यूमन होते हैं, प्राणी होते हैं, उनके पाचन नाल में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, क्या होता है? पाचन नाल में पाया जाने वाला, एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है जिसे कोलीफॉर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाने के डिब्बों पर जंक की बजाय टिन की परत चढ़ती है, क्यों? खाने के डिब्बों पर जंक की बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों? जिंक टिन की तुलना में महंगा है, टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बिहार स्कूल टीचर 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर कमेंट बॉक्स में आप सही जवाब देते हैं तो आपके जवाब के साथ आपके नाम को इस फ्लैश बोर्ड पे फ्लैश किया जाएगा, इस बोर्ड पे फ्लैश किया जाएगा। आप उन्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही अपना उचित राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप बिहार टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल और ईवीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।